जी अस्सलाम वालेकुम। अभी हम अपना क्लास शुरू करते हैं। अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन कराऊं तो आई एम इमरान अली। मैं अभी जो है अभी अब इस वक्त जो मेरी पोस्ट है, जॉब है, वो मैं JEST हूँ। लेकिन मैंने LLB किया हुआ है और मैंने कुछ टाइम जो है प्रैक्टिस भी की थी। और लास्ट टाइम मैंने सिविल जज के लिए मैंने अप्लाई किया था और उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट भी पास की थी। और उसके बाद जो रिटन एग्जामिनेशन था वो भी पास किया था। इंटरव्यू भी मेरा अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन सीट्स कम होने की वजह से मेरी एलोकेशन नहीं हुई थी। और उसके साथ मैंने CC 21 जो कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का, यानी CSS के बाद जो बड़ा एग्जामिनेशन होता है, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वो भी पास किया। लेकिन उसमें भी एलोकेशन नहीं हुई। तो ये मेरा जो सेशन है सिविल जज की प्रिपरेशन का, उसकी स्क्रीनिंग टेस्ट भी होने वाली है और उसके बाद रिटन टेस्ट भी होगी। स्क्रीनिंग टेस्ट का आप लोगों को पता होगा कि 100 मार्क्स की होती है। 50 मार्क्स आपकी लाजमी आनी चाहिए, 50%। और इसमें 50 जो MCQs होते हैं वो किसके होते हैं? जी, जनरल नॉलेज और इंग्लिश के। बाकी जो 50% होते हैं वो MCQs, वो होते हैं लॉ की डिफरेंट बुक से आते हैं। तो अगर हम बात करें कि लॉ की, तो वो हमारा एक अलग से जो है ना वो बहस हो जाएगा, अलग से टॉपिक हो जाएगा। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल नॉलेज का। 50% जो MCQs आएंगे, 50 MCQs, वो GK, जनरल नॉलेज और इंग्लिश। तो इंग्लिश जनरल नॉलेज वाला जो पोर्शन है, हम उसके मैंने अनाउंस किए हैं कि 5 फ्री लेक्चर्स में क्लासेस कंडक्ट करूंगा। लेकिन हो सकता है कि 5 ना भी कर सकूं, हो सकता है 5 कंप्लीट भी हो। लेकिन ये बहुत ही फ्रूटफुल होंगे आपके लिए। आज आपको इस क्लास में ये अंदाजा हो जाएगा कि कितना आपके लिए वो चीजें जो है वो बातें अहम है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट आपकी, चाहे आपकी लॉ बहुत अच्छी हो, आप पास नहीं कर सकते। आपकी लॉ जो है, लॉ के सब्जेक्ट अच्छे पढ़े हुए हो, जब तक आपके पास GK और इंग्लिश सपोर्टिंग में नहीं है, तो सिविल जज की जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो पास करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सो आपके पास जनरल नॉलेज की भी नॉलेज होनी चाहिए और इंग्लिश के भी जो ना वो नॉलेज होनी चाहिए। तो इस मेरे 5 जो फ्री सेशंस हैं, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो मैंने उसको लिखा है। ये पहला क्लास हमारा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। यानी कि आप देखें, लॉ के हैं तो लॉ से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई सवाल ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन से 2 या फिर 3 सवाल आ सकते हैं। दो तो पक्के हैं, हो सकता है मजीद भी आ जाए। लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पढ़ेंगे तो लाजमी बात है, सिर्फ हमारी जो बातें होंगी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड तो नहीं होंगी ना। कुछ हम इधर उधर चलेंगे, कहीं आपको मैं शिमला लेके चलूंगा, कहीं हम बंगाल में घूमेंगे, तो बहुत मजा आने वाला है। आज हम बहुत सफर करेंगे और हम कश्मीर भी चलेंगे। तो आज की इस क्लास में आपको इंशाल्लाह मजा आएगा। हमारा फर्स्ट क्लास जो होगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री 1947 से लेकर, अभी ये कंप्लीट नहीं कर सकता मैं, 1973 कुछ रह जाएगा, क्योंकि अभी मैं बेस बनाऊंगा इसमें ना, बेसिक बेसिक नॉलेज जो कि आप लोगों को होनी लाजमी होनी चाहिए। तो जब एक बेस हमारा बन गया तो फिर आगे वाली बातें जो भी होंगी वो हमारे लिए आसान होंगी, ठीक है। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा इस फ्री सेशन का, वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 एंड इट्स आर्टिकल्स। अब देखें, 1973 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तो एक तो उसका बनना, कि उस पीरियड में वो बना, उसमें उसकी जो ABC है, बेसिक नॉलेज है वो, और इसके साथ अमेंडमेंट्स। अभी भी आपने देखा होगा 26वीं अमेंडमेंट जो है ना वो पास हो चुकी है। तो उसमें क्या बातें थी, अमेंडमेंट्स को हम देखेंगे और उसके आर्टिकल्स को देखेंगे। आ जाता है कि 25A आर्टिकल डील्स विथ, तो आपको वो पता होना चाहिए। तो हम आर्टिकल्स को भी डिस्कस करेंगे 97। और हो सकता है
कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपके रिटन वाले एग्जामिनेशन में भी इससे रिलेटेड कोई सवाल आ जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशन को हम देखेंगे 1973 वाले को स्पेशली हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद मैंने एक सेशन रखा है सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम से भी एक ना एक सवाल आपका आ जाएगा। हो सकता है कि सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, और सबसे करीब जो है हमारे यहाँ वो स्टार कौन सा है, रेड प्लेनेट किसको कहते हैं। इस तरह के सवालात हो सकता है आपसे पूछे। तो सोलर सिस्टम पे भी एक हमारा क्लास होगा। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम देखेंगे माउंटेन रेंजेस हो गई, और जो यानी कि डीपेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट, और इस तरह की जो जो बातें ज्योग्राफी से रिलेटेड होती है। कैरेबियन रीजन कौन सा है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी हैं, तो ये जो खित्ते हैं कंट्रीज के, या फिर बड़ा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है पॉपुलेशन एरिया वाइज से। तो इस तरह की जो जो बातें होंगी हमारी वो जो ना वर्ल्ड, ये वर्क नहीं है, ये जो है ना वो मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। ये है वर्ल्ड जीके, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। और हमारा एक लेक्चर होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे। अभी जो आपकी टेस्ट होगी तो लाजमी एक या दो सवालात आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आएंगे, चाहे फिर वो यूएनओ से आए, चाहे फिर वो सार्क से आए, चाहे वो आपका जो ब्रिक्स से आए, चाहे वो आसियान से आए, सार्क से आए, किससे भी आ सकता है सवाल। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हम उनको भी देखेंगे। ये 5 क्लासेस की मैंने आप लोगों को आउटलाइन दी। आज का जो हमारा क्लास है हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्लास यही है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे कैसे हुई वो आज हम पढ़ेंगे। काइंडली मुझे आप जो ना टेक्स्ट में बता दें, वॉइस आ रही है, आवाज आ रही है, बातें मेरी समझ में आ रही हैं आपको। थोड़ा बहुत आप बोलेंगे मेरे साथ तो मेरे लिए ये अच्छा रहेगा। अच्छा, मैं आपकी ना माइक ऑन करता हूँ। ये होस्ट टूल में मैं गया और ओके ओके हो गया, ठीक है। अब आप बात भी कर सकते हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पे है, म्यूट लिखा हुआ है ना माइक पे, उस पे क्लिक करेंगे तो ये रेड जो लाइन है वो हट जाएगी और आप बात कर सकते हैं। ओके ओके। बासिल, हिजबुल्लाह बिरोही, मोहम्मद जोहेब, आप सुन रहे हैं मुझे? हम अभी मैंने जस्ट इनको ओवरव्यू दिया है कि हम इस सेशन में कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन हमने अब अपना आज का क्लास शुरू नहीं किया, वो अब करेंगे। अच्छा, जी जी बोले, आवाज आ रही है ना? अच्छा, चलें चलें, ठीक है। अच्छा देखें, इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, जैसे हम बात करने चलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, तो पहले तो हम देखते हैं कि अ, जो पाकिस्तान बना था तो थोड़ा बहुत उसको देखेंगे। और जैसे आपने सिंधी में वो कहते हैं ना कि बाबा जेको राग जो जेको शुरूआत आहे उहो अलो मियां सां आहे। त हिते बि असांजी जेका कॉन्स्टिट्यूशन ते वञण खां पहिरियां पाकिस्तान जो ठहणु माना अलो मियां आहे, ठीकु आहे। पाकिस्तान ठहियो त असांजो कॉन्स्टिट्यूशन बि ठहंदो। हाणे पाकिस्तान ही न ठहियो त पोइ कॉन्स्टिट्यूशन कीअं, मतिलब त कि हमने थोड़ी बहुत डिस्कस करनी है कि इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। मैंने पहले पहले लिखा है एटली गवर्नमेंट अनाउंस द पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब ये क्या है, एटली गवर्नमेंट क्या है? तो ये बंदा था क्लेमेंट एंटली। आपके पास पेन होनी चाहिए, CLEMENT, क्लेमेंट एटली। ये प्राइम मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, ब्रिटिश। आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान पे गोरों की हुकूमत थी। गोरे आए जबरदस्ती यहाँ पे कब्जा किया। ये गोरे कहाँ के थे? अमेरिका के थे? जी नहीं, अमेरिका के नहीं थे, ये ब्रिटिश के थे। ब्रिटिश यानी कि बर्तानिया, बर्तानिया यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड। ये इसके थोड़े बहुत इनमें डिफरेंस है, लेकिन इंग्लैंड वाले जो थे गोरे ब्रिटिश, उन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत की। तो उनके यहाँ
डिफरेंट जो गवर्नमेंट्स थी वो चेंज होती गई। जब प्राइम मिनिस्टर बना क्लेमेंट एटली, तो क्लेमेंट एटली ने ये तस्लीम किया कि जो हमारी फोर्सेस है, हमारी गवर्नमेंट है इंडिया में, वो हमें वापस बुलानी चाहिए और हमें इंडिया वालों को आज़ादी देनी चाहिए और दो मुल्कों में उनको तकसीम करना चाहिए, इंडिया और पाकिस्तान के। तो अगर आपसे सवाल पूछते हैं कि हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के वक्त कौन था प्राइम मिनिस्टर वहां का, तो जवाब हो जाएगा क्लेमेंट एटली। ठीक है। अब क्लेमेंट एटली साहब ने जो अनाउंसमेंट की थी, वो की थी 20 फरवरी को, 20 फरवरी 1947 को। इसने अनाउंसमेंट की कि जैसे वो प्रेसिडेंट कोई भी अनाउंस करता है कि हम अब निकलेंगे, इंडिया से निकलेंगे, हम अपनी फोर्सेस वहां से निकालेंगे, हम वहां की हुकूमत खत्म करेंगे, अब उनको आजादी देंगे, सेल्फ गवर्नमेंट वो कायम करें। ये अनाउंसमेंट की 20 को। फिर एक बंदे को बुलाया। किस बंदे को? बहुत प्यारा बंदा है, आपका नाम भी सुना होगा आपने, अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। लॉर्ड माउंटबेटन, नाम सुना है आपने। लॉर्ड माउंटबेटन को बुलाया कि आप अब वाइसराय बने, आप वाइसराय, और इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन को कहा जाता है लास्ट वाइसराय, लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। ये वाइसराय आप जाएं और उनको बताएं कि प्रेसिडेंट इटली ने अनाउंस किया है कि हम आप लोगों को आजादी देंगे, लेकिन आजादी कब देंगे? उसने डेट बताई थी। उसने कहा था कि 3 जून, 3 जून 1948। देखें, पाकिस्तान तो 1947 में बना है, लेकिन जो एटली ने अनाउंस की थी कि हम आपको आजादी देंगे, 3 जून तक 1948 तक हम आप लोगों को हम वहां से निकल जाएंगे और आपको आजादी देंगे। लेकिन हम बहुत प्यार मोहब्बत में रहने वाले थे। दंगे फसाद इतने बढ़ गए थे पाकिस्तान और हिंदूज और मुस्लिम के बीच में कि उनको मजबूरन ये जो 48 वाला ईयर है उसको कम करके उसी साल 47 में जो ना वो डिवाइड करना पड़ा। तो खैर, बात करते हैं कि किसको भेजा। अब लॉर्ड माउंटबेटन आया यहाँ पे। अब माउंटबेटन साहब जो थे वो 22 मार्च, ये इंपॉर्टेंट है, मार्च 22 1947 को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचे एज अ लास्ट वाइस राय ऑफ इंडिया। और जिना साहब से इसकी मुलाकात हुई अप्रैल में, अप्रैल 15 अप्रैल 1947 को। और साथ में नेहरू वालों से भी मुलाकात हुई। तो नेहरू साहब की नजरें जो थी ना वो कातिलाना थी। क्या थी? नजरें नेहरू साहब की कातिलाना थी। जो इसके साथ वाइफ थी, तो नेहरू साहब ने उसको आंखें मारी। तो आगे आप खुद समझ सकते हैं। तो लॉर्ड माउंटबेटन आए और इसने एक जो ना सारे पॉलिटिशियंस को जो ना कॉल की, आए कॉन्फ्रेंस करें। वो की 3 जून को, 3 जून 1947 को। और उन्हें एक जगह पे बिठा के कहा कि एटली साहब कहते हैं कि हम जो है अब निकल रहे हैं, आप लोगों को आजादी देने को, ये आजादी की बातें करने लगे। तो इसको कहा जाता है 3 जून प्लान। 3 जून, 3 जून प्लान, यानी कि इंडिपेंडेंस का प्लान। 3 जून प्लान को एक और नाम देते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान। ठीक है। तो 3 जून प्लान, अब उन्होंने खुशखबरी, गुड न्यूज जो है दोनों को, हिंदूज को भी मुसलमानों को भी बताई। अब न्यूज बताई तो फिर पीछे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, आप कानून के स्टूडेंट हैं, लॉ के हैं, आपको पता होगा कि कोई भी चीज अगर होनी है तो वो लॉ के पर्सपेक्टिव में होती है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ। क्या हुआ? एक एक्ट पास हुआ, जिस एक्ट को नाम दिया गया, क्या? द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। द इंडियन
इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अगर आपसे ना कोई सवाल पूछे कि पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड ऑन विच एक्ट, कौन से एक्ट के अंडर, अंडर विच एक्ट, कौन से एक्ट के तहत पाकिस्तान और इंडिया बने थे, तो आपका जवाब होना चाहिए द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को। इसमें ना वो कंफ्यूज करते हैं, एक ये अच्छा जी, ये 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। आपने जो पाकिस्तान और इंडिया बना वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत ही बने, ठीक है। अब बन गए। अब इसमें जो इंडिपेंडेंस एक्ट था ना, उसमें दो तीन बातें लिखी हुई थी कि आपको आजादी देंगे, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, देखिए मैंने कहा था कि मैं आपको घुमाऊंगा, बड़े बड़े मुल्क घुमाऊंगा। हालांकि बात हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पे हो रही है, लेकिन बातों बातों में हम जीके को बहुत वास्ट एरिया में पढ़ेंगे। प्रिंसली स्टेट्स यानी कि अब जैसे कि खैरपुर रियासत हो गई, उस वक्त की खैरपुर रियासत थी, रानीपुर रियासत थी, और बहावलपुर रियासत थी। तो ये जो रियासतें होती थी, उनका कोई शहजादा उनको हुकूमत करता था। तो ऐसी कितनी थी पाकिस्तान और इंडिया में? 565। अगर एमसीक्यू आ जाए कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स वर देयर, तो आपका जवाब होना चाहिए 565। 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। अब इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में ये था कि जो मुसलमान मेजॉरिटी एरियाज हैं वो मुसलमानों को दे दें, जो हिंदूज मेजॉरिटी है वो हिंदुओं को दे दें। अब जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जिनके ऊपर ब्रिटिश की हुकूमत नहीं, लेकिन वहां का कोई अपना जो है प्रिंस बना हुआ है, तो उनको आप ऑप्शन देंगे कि आप किसको ज्वाइन करते हैं, पाकिस्तान को या फिर इंडिया को। तो आपको पता है कितनी स्टेट्स ने पाकिस्तान को ऑप्ट किया था? चले तुक्का मारी मैं आप लोगों से आप पूछता हूँ। अच्छा वो ॿुधायो त 565 मां घणनि स्टेटनि जेको चयो हूंदो त असां पाकिस्तान कराइणु चाहियूं था? माइक तो ऑन करे ॻाल्हाए था सघो। ॻाल्हायो थोरो। धोखो हणो छा आहे? सर हिकु ॿिए स्टेट न चयो हूंदो। हिकु ॿिनि त न चयो हूंदो भाई, घणो अधु त चयो हूंदो न, 250 त चयो हूंदो न। पर ख़बर ना आहे, एतिरो इल्मु ना आहे जीके जे बारे में। अच्छा, जी त सर। सिर्फ़ 13 जेको आहे, 13 स्टेटुनि पाकिस्तान खे ज्वाइन कयो, ठीकु आहे, पर उहो बि उन वक़्तु न, आहिस्ते 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 आहिस्ते। ऐं 552 स्टेटुनि कंहिंखे ज्वाइन कयो? इंडिया खे। ठीक है, अब आप अपनी माइक जो है वो बंद कर दें। अच्छा, गुलाम मेहदी की मैं म्यूट करता हूँ माइक। तो आउट ऑफ 565 स्टेट्स, ओनली 13 ऑप्टेड टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ रहने के लिए जो वक्त ब वक्त आफ्टर कुछ टाइम गुजरने के बाद पाकिस्तान को जिन स्टेट्स ने ज्वाइन किया वो 13 ही थे। बाकी जो 552 स्टेट्स थी उन्होंने इंडिया को ज्वाइन किया। अब इसमें कश्मीर का इशू भी हमारा यहाँ से ही शुरू होता है। आपको पता है कि जो कश्मीर था, अब हम थोड़ा बहुत कश्मीर हो सकता है कि एमसीक्यू आ जाए, इसलिए मैंने कहा था कि हमारा टॉपिक तो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन बातों बातों में हम इस तरह से चलेंगे कि हमारी बातों बातों में और भी जीके हमारी कवर होती जाएगी। अब मैंने कहा 565 स्टेट्स थी टोटल, प्रिंसली स्टेट्स थी। जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंस ले रहा था तो उसमें से 52 552 इंडिया ने ज्वाइन किया उनको, और 13 स्टेट्स ने
13 ने पाकिस्तान को ज्वाइन किया। तो पहले पहले स्टेट कौन थी, कौन सी स्टेट थी जो फर्स्ट विच ज्वाइंट द पाकिस्तान? सबसे पहले वो बहावलपुर स्टेट थी। ये आप लिखते जाएं, बहुत काम की बातें हैं। बहावलपुर स्टेट पहली पहली स्टेट थी जिसने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था। अब आते हैं कश्मीर का इशू। कश्मीर का भी इशू हमारा यहीं से है। अब थोड़ा बहुत हम पीछे चले जाते हैं 1846 में। अब 1846 ये वो जमाना है। अच्छा, हमारे ऊपर, जी जी, ये गुलाम मेहदी, माइक माइक म्यूट कर। ठीक है, तो 1846 ये वो जमाना है। अच्छा, हमारे ऊपर जो पाकिस्तान और इंडिया पे अंग्रेजों ने हुकूमत की, वो जो ऑफिशियली गवर्नमेंट उन्होंने बनाई थी वो 1858 में बनाई थी। इससे पहले 1857 में 1857 में वार ऑफ इंडिपेंडेंस लगी थी। वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थी कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे हुए कि यार ये मुल्क हमारा था, ये जगहें, ये प्लेसेस, ये घर, ये जमीनें हमारी, और वो कहाँ से गोरे आए, आए थे ट्रेड करने, कारोबार करने, लेकिन यहाँ पे कब्जा किया है। आए मिलजुल के इनके साथ लड़े और इनको यहाँ से भगाएं। तो जो जंग हुई थी वो इस तरह की थी कि इनके पास लड़ने के लिए ना कोई हथियार था, वो उनके पास हथियार थे तो वगैरह वगैरह वेपान थे। मतलब कि इस जंग में मुसलमानों और हिंदूज को डिफीट हुई थी और ये जंग जीती थी अंग्रेजों ने। जब अंग्रेजों ने जंग जीती तो अपनी गवर्नमेंट बना दी यहाँ पे, ऑफिशियली गवर्नमेंट, ठीक है, 1858 में, नेक्स्ट ईयर में। अब इससे पहले, इससे पहले यानी कि 1858 से पहले की हम बात करते हैं, 1846 में। 1846 में क्या हुआ था कि ये जो सिख है ना, ये सिखों के साथ वो लड़ रहे थे। जहां जहां सिखों की वो किंगडम्स थे, स्टेट्स थी, उनके साथ लड़ाइयां चल रही थी अंग्रेजों की। तो उनमें से जो कश्मीर वाला एरिया था वो था किसके पास था? गुलाब सिंह के पास। ये नोट कीजिएगा, गुलाब सिंह के पास। गुलाब सिंह ने क्या किया कि वो अंग्रेजों के आगे सरेंडर किया। कहा कि मैं मुझे मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपसे जंग करूं। यानी कि आए बातें करते हैं, बातों से जो ना मसले को हल करते हैं। तो फिर अंग्रेजों ने कहा कि चलें, हम वैसे तो कब्जा करते हैं कश्मीर पे, लेकिन हम कश्मीर आपको बेचते हैं, ऐसे समझो। तो कितनी रकम पे करनी पड़ेगी? 7.5 मिलियन। 7.5 मिलियन उस वक्त की जो करेंसी थी, नानकशाही करेंसी थी। तो आपने 7.5 मिलियन जो नानकशाही है वो पैसे हमें पे करने, आप हुकूमत करें इस पे। यानी अगर एमसीक्यू आ जाए कि ब्रिटिश सोल्ड कश्मीर टू गुलाब सिंह इन विच ईयर, तो आपने 1846 को जो है ना वो आप करना है। 1846 में उसने बेचा था। अब तो ये ऐसे समझें कि अंग्रेजों ने दिया किसको? सिखों को, गुलाब सिंह को। लेकिन इसमें जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम पॉपुलेशन थी, जो रहने वाले थे वो मुसलमान थे। लेकिन उसके ऊपर जो हुकूमत थी वो सिखों की थी, सिख थे। अब जब आजादी हुई 1947 में, 1947 में ये जो एक्ट आया था, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, उसमें तो ये बात थी कि आपने जो जो स्टेट है, प्रिंसली स्टेट, उसको आप करेंगे, उसके पास ऑप्शन देंगे कि आपने पाकिस्तान को ज्वाइन करना है या इंडिया को। तो कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान को ऑप्ट किया कि हम पाकिस्तान के, हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन वहां का हुक्मरान जो था वो महाराजा था उस वक्त, महाराजा। अब लोग चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान के साथ रहें, महाराजा चाह रहा था कि वो हम नहीं, क्योंकि मैं यहाँ का बादशाह हूं तो ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर क्या हुआ? फिर इसने एक इंस्ट्रूमेंट जो ना वो साइन किया, यानी कि एक क्या कहें कि एग्रीमेंट साइन किया, किसके साथ? इंडिया के साथ, जिससे कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट
ये बातें काम की है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के हमसे जो है ना वो पाकिस्तान, लोग पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ये कब साइन किया? 26 अक्टूबर 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 को, कि आप आए हमारी मदद करें, आप टेक ओवर करें। फिर नेक्स्ट डे पे 26 पे ही ये इसके साथ इनका एग्रीमेंट हुआ। पाकिस्तान ने 27 अक्टूबर को अपनी आर्मी डिप्लॉय किया इसमें, कश्मीर में। और यूं 1947 में पहली जंग हमारी छिड़ गई, किसके साथ? इंडिया के साथ, कश्मीर के इशू पे। कश्मीर के इशू पे हमारी फर्स्ट जो जंग है वो 1947 में शुरू हुई, और ये 1948 तक ही उसमें भी चली। फिर आगे कराची का एग्रीमेंट वगैरह होता है, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं। तो मैंने बेसिक सी चीजें आप लोगों को यहाँ पे बताई। अब हम आगे चलते हैं। तो आपको आई होप कि ये अंदाजा हो गया होगा कि कश्मीर इशू कैसे था। अब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बना। अब जब पाकिस्तान बना तो अब आप लोगों के लिए है कि इसको चलाना कैसे है, इसको चलाना के लिए कैसे है। तो वो जो चलाया गया पाकिस्तान को, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत चलाया गया। अगर सवाल आए कि पाकिस्तान वाज क्रिएटेड, पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड अंडर विच एक्ट, तो आपने 1947 वाले को टिक करना है। अगर सवाल आए कि पाकिस्तान को पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब मिला था, 1956 को, ठीक है, ओके। तो 1956 तक पाकिस्तान कौन से कानून के तहत जो है ना वो चल रहा था? तो वो ये था, ठीक है, पाकिस्तान वाज रूल्ड अंडर विच एक्ट? तो इट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला। ये दो तरह के सवाल थोड़ी डिफरेंट मीनिंग में। आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। अब फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी अब लोग मुंतखब करें, एक लोगों की असेंबली बनाएं, उस उनको काम दें कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बना के दें। कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए बनाया जाता है? कि जिसपे आपका वो कंट्री चलाया जाता है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का सारा सिस्टम बेस्ड होता है कि आपने ये चीजें इस तरह से करनी है, एफआईआर कैसे दर्ज करनी है, ये सारे जो भी आपने पीपीसी में, सीपीसी में वगैरह वगैरह, इनका बेस जो होता है पहले वो कॉन्स्टिट्यूशन आपका होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, नया नया मुल्क बनाए तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाए। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी 26 जुलाई, देखिए पाकिस्तान बना नहीं है, 26 जुलाई 1947 को। क्यों? क्योंकि इसमें एक गजेट जो है ना पब्लिश हुई थी, गजेटी, गजेट। अब गजेट क्या होती है? कि डॉक्यूमेंट होता है गवर्नमेंट का जो पब्लिश होता है, और उसमें लिखा जाता है कि जो न्यू न्यू अपॉइंटमेंट्स होती है ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, जो जैसे कि आप इंशाल्लाह सिविल जज बनेंगे, तो पहले गजेट जो है ना, गजेट पब्लिश होगी ऑफिशियली, कि इसमें उसमें आपका नाम लिखा जाएगा कि ये अपॉइंट हुआ है। तो ऐसे ही एक गजेट पब्लिश हुई, कब, किस डेट पे? 26 जुलाई 1947 में। उसमें अपॉइंटमेंट की गई कितने लोगों की? 69 लोगों की। कितने लोगों की? 69 लोगों की। अब 69 लोगों की अपॉइंटमेंट की गई, और इनको नाम दिया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ये मेंबर्स हैं, ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर हैं। अब इसका काम क्या? ये 65 लोगों का क्या काम था? कि आपने क्या करना है? पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। लेकिन ये नोट कीजिएगा, सवाल आए कि हाउ मेनी मेंबर्स वर इन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ असेंबली, तो आप 69 को टिक करेंगे तो जवाब गलत होगा। 69 मेंबर प्लस 10, 10 बाद में ऐड किए गए थे, टोटल कितने बन गए मेंबर्स? 79। अगर सवाल आता है कि ओरिजिनली, यानी कि पहले पहले कितने मेंबर्स थे, तो आपने करना है 69 को। अगर आए कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितने मेंबर थे,
तो आपने करना है 79 को। अच्छा जी, इन 79 मेंबर में से दो वुमेन भी थी। हमने खातूनों को पीछे नहीं छोड़ा। तो दो जो थी, वो उसमें एक का नाम था बेगम शाइस्ता सोहरवर्दी, बेगम शाइस्ता सोहरवर्दी, और दूसरी का नाम था बेगम जहान आरा शाहनवाज, जहां ने आरा शाहनवाज। ये दो, ये भी सवाल आता है कभी कभी कि हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स वर इन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो वो दो थी, नाम भी मैंने उनके बता दिए आपको। तो अभी चलते हैं आगे। हमारी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई। अब बन गई है, लेकिन इस पे अभी भी काम करना है हमें। अब देखें, पाकिस्तान बन गया, ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, पाकिस्तान बन गया। लेकिन पाकिस्तान बनने से पहले, अब जो मैं डेटें बताऊंगा, तारीखें, वो इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाले पहले तो नाम आ गए गजट में। अब इनका सेशन होता है, जिसे कहते हैं फर्स्ट सेशन। फर्स्ट सेशन किसका सेशन? फर्स्ट, फर्स्ट सेशन ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पहला सेशन होता है, पहली मर्तबा ये सारे 79 मेंबर्स एक जगह पे बैठते हैं। और कहाँ पे बैठते हैं? ये सिंध असेंबली बिल्डिंग कराची में। सिंध असेंबली बिल्डिंग कराची में। कौन सी डेट पे? 10 अगस्त। अभी पाकिस्तान नहीं बना, 10 अगस्त 1947 को, ठीक है। अब सवाल आता है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पहला सेशन कब हुआ था? तो आपने लिखना है 10 अगस्त 1947 को। फिर एक दूसरी तरह का सवाल आता है कि कहां पे हुआ था? तो आपने टिक करना है सिंध असेंबली बिल्डिंग कराची। एक दिन बाद, अब 10 पे इनका हो गया, मीटिंग हो गई, बैठे, चाय शाय पी, हाल हवाल किए, क्या क्या कहा होगा कि इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, ये वो वगैरह। चाय के साथ अच्छे अच्छे बिस्किट भी खाए होंगे लाजमी। तो नेक्स्ट दिन पे, 11 अगस्त पे, ये नोट कीजिए, दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 अगस्त 1947। 11 अगस्त को ये कायदे आजम को बनाते हैं पहला पहला प्रेसिडेंट। किसका प्रेसिडेंट? इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, कायदे आजम। अगर सवाल आए हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो आपने लिखना है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। अब कब ये हुआ? 11 अगस्त को। अब 12 अगस्त पे भी एक और वाकया होता है। मैंने बताया 10 अगस्त बताया, 11 अगस्त बताया, अब 12 अगस्त। 12 अगस्त को कायदे एक रेजोल्यूशन पास किया गया। आपने देखा होगा कि बार्स में रेजोल्यूशन पास होते हैं। इस रेजोल्यूशन में कहा गया कि हम ऑफिशियली अब मोहम्मद अली जिन्ना को क्या बोलेंगे? कायदे आजम। यानी कायदे आजम जो टाइटल था मोहम्मद अली जिन्ना का, वो ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया 12 अगस्त को। अच्छा, आप में से कोई मुझे बताए कि कायदे आजम को ये टाइटल जो था कायदे आजम, पहली मर्तबा किसने दिया था? ओके, शाबाश, बताएं। नहीं पता भी, वो भी बताएं। पता है भी बताएं, नहीं पता है भी बताएं। अरे बोलें, बोलें तो सही। ऐसा ना हो कि मैं बातें करता रहूं, आप लोग सोए रहे, तो इसलिए। सर उन वक्त पहले केर के रोया था बांग्लादेश। तो असां धोखो ॾियण हाँ। था सामना करणो। ठीक ठीक आहे, ठीक आहे, मिड़ई ये ॻाल्हायो त सही, ख़बर त पवे। जी जी सर, ॿुधूं पिया था, सभु सॼो कुझु नोट बि कयूं पिया था। अच्छा, मज़ो अचे थो, सम्झ में अचे थो? जी 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 सर, बिल्कुलु मज़ो अचे पियो। अच्छा, ठीक महिरबानी सर। ठीक, थैंक यू। अच्छा, अब सुने, कायदे आजम को जो कायदे आजम कहा था ना, वो मौलाना मजहरुद्दीन ने कहा था। मौलाना मजहरुद्दीन ने।
पहली मर्तबा कायदे आजम जो वर्ड क्वाइन किया था, उसको टाइटल दिया था, तो मौलाना मजहरुद्दीन ने 1938 में, इस साल में, इस ईयर में। ये भी सवाल आता है कि कायदे आजम को किसने टाइटल दिया था कायदे आजम का, और किस साल में। तो ये दोनों बातें आपके लिए नोट करनी चाहिए आपको। तो कायदे आजम बन गए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट, इस तक हम आए थे। ठीक है। ये कब बने? 11 अगस्त को बने। अब 14 अगस्त को क्या होते हैं, क्या होता है? पाकिस्तान बना, इंडिया बना, पार्टीशन हो गई। ठीक है। अब जब पार्टीशन हो गई, तो ठीक अगले दिन 15 अगस्त को हलफ लिया गया कायदे आजम से। कायदे आजम, कायदे आजम, ठीक है। कायदे आजम बना, क्या बना? पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बना। गवर्नर जनरल। और इससे हलफ किसने लिया? इससे हलफ जो लिया, उस वक्त जो पहला पहला चीफ जस्टिस था, अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद, ये भी नोट कीजिए कि अगर सवाल आए कि पाकिस्तान का पहला पहला चीफ जस्टिस कौन था, तो अब्दुल रशीद आपने टिक करना है, उसका ऑप्शन होगा। चीफ जस्टिस अब्दुल रशीद साहब ने कायदे आजम से हलफ लिया, जिसके बाद कायदे आजम बन गए पहले पाकिस्तान के, क्या बने? गवर्नर जनरल बने। ठीक है। उसके बाद आती है बारी लियाकत अली खान साहब की। लियाकत अली खान साहब से जो ओथ लिया, हलफ लिया, वो कायदे आजम ने लिया। और यूं उसने हलफ उठाया कि मैं ईमानदारी के साथ काम करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और ये हलफ किसने लिया? कायदे आजम ने। और यूं लियाकत अली खान क्या बन गए? पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अब इस तक आपको दो चीजें बातें याद रखनी चाहिए। पाकिस्तान का पहला पहला गवर्नर जनरल कौन था? कायदे आजम था। उसके उससे हलफ किसने लिया था? अब्दुल रशीद ने लिया था। पाकिस्तान का पहला पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था? लियाकत अली खान था। उससे हलफ किसने लिया था? कायदे आजम ने। और ये सारा कुछ हुआ था 15 अगस्त को। ओके, हम आगे चलते हैं। अभी ये हमारी हो गई कॉन्स्टिट्यूशन। जी, अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिखा हुआ है। चलें देखिए, हमने क्या बनाई पीछे? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम क्या था? कि आपने क्या बनाना है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। अब 1949, 1949, अब देखें वो असेंबली बनती है 1947 में। हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम शुरू करते हैं 1949 में। ये एक साल जो बीच वाला था, 48 वाला, वो कहाँ गया? वो जो है ना, ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 79 मेंबर्स थे, वो एंजॉय कर रहे थे। ठीक है, पाकिस्तान, नए नए पाकिस्तान को एंजॉय कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है, हमारी वो जंग चल रही थी इसके साथ, कश्मीर के साथ। तो गवर्नमेंट जो थी डिस्टर्ब थी, उसमें उस मसाइल में डिस्टर्ब थी। और रिफ्यूजी का भी मसला था। 1949 की एक तारीख नोट कीजिएगा, वो है 7 मार्च। 7 मार्च। इसमें एक जो ना रेजोल्यूशन पेश करता है लियाकत अली खान कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। उस रेजोल्यूशन को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसे हम कहते हैं करार दादे मकासद। अब इसमें कुछ चीजें लिखी हुई थी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसकी बुनियाद ये चीजें होंगी। फॉर एग्जाम्पल कैसे? भाई उसमें लिखा था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा था कि ये बात हर एक जो पाकिस्तानी है, जो भी हुकूमत में आएगा, उसे याद रखना चाहिए कि खुद मुख्तियारी जो है, सॉवरेनिटी है, वो अल्लाह से बिलोंग करती है। वो खुद मुख्तियारी, ये दुनिया, ये हमारा पाकिस्तान, सारा कुछ किसका है? अल्लाह का है। हम उसके नुमाइंदे हैं। हम लोगों को
लोगों की खिदमत करेंगे। तो आपने देखा कि बाद में पाकिस्तान की सियासतदानों ने लोगों की किस तरह से खिदमत की, और अब किस तरह से लोगों की खिदमत हो रही है। तो ये चीज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में थी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था कि जो हमारी गवर्नमेंट होगी वो कोई सेक्युलर नहीं होगी, वो कोई मजहबी भी नहीं होगी, वो डेमोक्रेटिक होगी। डेमोक्रेटिक जमहूरी हुकूमत होगी हमारी। उसके बाद इसमें लिखा गया कि हम जो भी कवानीन कानून बनाएंगे वो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉज होंगे। इस्लामिक लॉज से जो ना हट के कोई कानून नहीं आएगा पाकिस्तान में। हमने कहा अच्छी बात है। फिर इसमें लिखा गया कि जो मिनॉरिटीज हैं, जो मुसलमान नहीं है, नॉन मुस्लिम है, उनको हम तहफुज देंगे। उनको ये हक होगा कि अपनी मजहब की जो ना वो प्रैक्टिस करें, वो अपने रिलीजियस मामलों में जो ना वो आजाद हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि रिलीजियस के नाम पे इसने गुस्ताखी की, ये की, वो की। अब खैर ये बातें थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। अब देखें ये कब होता है। 7 मार्च को ये लिखा हुआ पेश करता है उस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, और 5 दिन इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इसको देखती है, पढ़ती है, और फिर जाके 12 मार्च 12 मार्च 1948 को पास करती है, 49 को, कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अब पास हो गया। अगर सवाल आए कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रेजेंट किया था, कौन लेके आया था, तो आपका जवाब होने चाहिए लियाकत अली खान। और सवाल आएगा कि कब पास हुआ था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से, तो आपका सवाल होना जवाब होना चाहिए 12 मार्च 1949 को। लेकिन मैंने कहा 7 मार्च को इसने पेश किया था। जस्ट कोई भी बिल जो एक रेजोल्यूशन आप पेश करते हैं ना किसी असेंबली में, तो पास तो फिर बाद में जाके होता है, जब उस पर डिबेट होती है, बातें होती है, तो फिर नीचे मैंने लिखा है द रोड मैप टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अब बनेगा वो इसके हिसाब से ही बनेगा। अब एक बात ये है कि जो है ना वो चीजें मिल गई, ये चीजें। अब आपको कोई, अगर आप किसी भी जगह पे बैठे हैं, आपने कराची जाना है, कराची के लिए कोई कार दे दे और उसमें फ्यूल भी डाला हुआ हो और ड्राइवर भी साथ हो, तो कहेंगे क्या ही बात है यार। ठीक है। बल्कि ड्राइवर ना हो, कार हो, फ्यूल हो, तो अगर आप खुद चलाएंगे तो लेके जाएंगे। अगर आप नहीं चला सकते, ड्राइविंग नहीं कर सकते, तो आपको किसी को हायर करना पड़ेगा, किसी को कहना पड़ेगा कि मेरे साथ चलें। तो इस तरह से ये पेश किया गया रिटन फॉर्म में। अब उसके उसके बेसिस पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। तो फॉर्मेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल कमेटी, एक कमेटी बनाई, लिखने वाली कमेटी, कि अब आप लिखें, ड्राफ्ट करें। उस कमेटी को नाम दिया गया बेसिक प्रिंसिपल कमेटी। इसमें 24 बंदे, 24 बंदे। सवाल आए बेसिक प्रिंसिपल कमेटी कब बनी थी, तो उसी दिन 12 मार्च 1949 को बनी थी। बेसिक प्रिंसिपल कमेटी में कितने मेंबर थे? 24 मेंबर थे। अब 24 मेंबर में जो इनका हेड था, बड़ा बड़ा सरदार था, वो था मौलवी तमीजुद्दीन। मौलवी तमीजुद्दीन, ठीक है, ये नोट कीजिएगा। मौलवी तमीजुद्दीन इनका हेड था। तो ये शुरू हो गए, मेहनत करने शुरू हो गए थे, और कॉन्स्टिट्यूशन हमें बनाना है। अब उसके बाद जाके हमारे पास एक और जो है ना वो आता है। ये अपने काम में हो गए बिजी। अब इनके साथ मसला था बंगालियों का। ठीक है। जो बांग्लादेश, बांग्लादेश भी तो हमारा हिस्सा था ना। उस वक्त बांग्लादेश को कहा जाता था ईस्ट पाकिस्तान, और जहां पे हम अभी रह रहे हैं ये है वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। अब यहाँ अच्छा, ईस्ट पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन थी, जब पाकिस्तान बना था, पॉपुलेशन ज्यादा किसकी थी? यहाँ की थी। यानी कि बंगाली पॉपुलेशन में हमसे बड़े थे, ज्यादा थे, हम कम थे। तो बंगालियों के भी अपने थे कि ये चीजें होनी चाहिए, ये चीजें। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि नेशनल लैंग्वेज जो होगी, जबान होगी, वो उर्दू होगी। तो बंगालियों ने कहा कि हम क्यों, हमने क्या किया है?
अरे भाई हमने क्या किया, हमारी वो बंगाली भी रखे ना, तो एक लैंग्वेज का इशू। दूसरा, क्योंकि हमारे सियासतदान तो यहाँ के हैं ना, अगर हमने कोई असेंबली बनानी है, पार्लियामेंट बनानी है, हम मेंबर रखते हैं फॉर एग्जांपल 100, 100, तो हम रखेंगे जो ना 70 रखे अपने, यानी कि पाकिस्तान ने रखे, 30 रखे इसके, बंगालियों के। तो बंगालियों ने कहा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, पॉपुलेशन में हम आपसे ज्यादा, सीटें आपकी ज्यादा, आप कम हो हमसे। तो इस तरह के मसाइल थे, ये जकड़ा हुआ था सारा सिस्टम। उसमें एक बोगड़ा फार्मूला आता है। अब ये बोगड़ा, मोहम्मद अली बोगरा नाम है इसका, ये बंदा है मोहम्मद अली बोगरा। ये कहां से आया था, ये बंगाल से आया था, वहां का था, बंगाली था। और ये मोहम्मद अली बोगरा पाकिस्तान का तीसरा, थर्ड प्राइम मिनिस्टर था। ये नोट कीजिएगा बातें, प्राइम मिनिस्टर था, तीसरा प्राइम मिनिस्टर था मोहम्मद अली बोगरा। किसका, पाकिस्तान का। अच्छा जी, ये मोहम्मद अली बोगरा तीसरा प्राइम मिनिस्टर था, तो पहले वाले दो कौन थे? तो पहला तो हमने कहा था लियाकत अली खान, दूसरा था ख्वाजा नाजिमुद्दीन, ख्वाजा नाजिमुद्दीन, तीसरा मोहम्मद अली बोगरा। ये आपको तीन प्राइम मिनिस्टर को भी पता चल गया अभी इसमें। तो मोहम्मद अली बोगरा साहब ने एक फार्मूला लेके आया, ठीक है। अब फार्मूला क्या था बोगरा साहब का, फार्मूला ये था, और ये कब फार्मूला दिया इसने, 7 अक्टूबर, 7 अक्टूबर 1953 में। ये नोट कीजिएगा, 7 अक्टूबर 1953 में मोहम्मद अली बोगरा ने फार्मूला दिया। क्या कि दो हाउसेस करते हैं, एक कहते हैं अपर हाउस यानी कि सेनेट, सेनेट में मेंबर्स रखते हैं 50, और दूसरा लोअर हाउस यानी कि नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली की हम सीटें रखते हैं 300। अब इन 300 में 150 पाकिस्तान की, 150 बंगालियों की। इसमें पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस, 10-10, एक एक प्रोविंस की, 40 यहाँ पे हो गई, और 10 जो है वो वहां की, इसकी बांग्लादेश की, बंगालियों की। तो इस तरह से क्या नहीं, सवाल आता है ना, एमसीक्यू आ जाता है। एमसीक्यू क्या आता है कि मोहम्मद अली बोगरा के फार्मूले को और किस नाम से बुलाया जाता है, तो द कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला। ये नोट कीजिएगा, द कॉन्स्टिट्यूशन फार्मूला कहा जाता है। पैरिटी फार्मूला, पैरिटी यानी कि बराबरी, बराबरी, देखा ना, 150 सीट्स आपकी, 150 हमारी, यानी कि पैरिटी, बराबरी बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश वाला, वेस्ट पाकिस्तान यानी कि हम। तो आई होप कि आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मोहम्मद अली बोगड़ा, इसका भी जो है ना वो सिस्टम आ गया होगा। अब जी देखें, अब एक बड़ा जो है ना वो और मसला होता है, बहुत ही खराब मसला पेश आता है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। अब जिस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को हमने पीछे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया, और बेसिक प्रिंसिपल कमेटी 24 मेंबर की वो भी दी, ये लिखने वाले हैं, आप टोटल 79 मेंबर्स हैं, काम करें लिखें। उन्होंने 1954 को जो है ना वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना लिया था, ठीक है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। अब जब ये बना तो गवर्नमेंट चेंज हो गई, गवर्नमेंट चेंज हो गई, और गवर्नर जनरल बना गुलाम मोहम्मद, मलिक गुलाम मोहम्मद। ये कोई फौजी भाई था, मलिक गुलाम मोहम्मद, ये नोट कीजिएगा, गुलाम GH गुलाम मोहम्मद, मलिक गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल बना। पहला गवर्नर जनरल कौन था, कायदे आजम। दूसरा गवर्नर जनरल कौन था, दूसरा भी ख्वाजा निजामुद्दीन था। ख्वाजा निजामुद्दीन पाकिस्तान का दूसरा गवर्नर जनरल भी रहा है। तो दूसरा
प्राइम मिनिस्टर भी रहा, यानी कि 2 नंबर पे यही आया है, यानी कि ये 2 नंबर बंदा था। 2 नंबर समझ रहे हैं ना? तो ऐसा नहीं है कि 2 नंबर आप उसको समझे कायदे। और तीसरा था मलिक गुलाम मोहम्मद। जब मलिक गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल बने तो इसने कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली काम में लगी है, इसकी ऐसी की तैसी खत्म कर दो, ये कहा जाए अपने घर बैठे। अरे ये क्या, ये 1947 से लगे हुए हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया इन्होंने तो आप इनको खत्म करें, वो भी डंडे के जोर पे, जबरदस्ती। तो इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। डिसॉल्यूशन, डिसॉल्व यानी कि खत्म कर देना, जाएं। अरे भाई क्यों जाएं, ये हमने तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन बना। लेकिन कहा जाता है उसमें जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो वो फौजी भाइयों के लिए जो ना वो खतरा था। तो खैर, इसलिए इसको असेंबली को खत्म किया गया ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन ये बना रहे हैं वो ना आ सके। अब उस वक्त उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का स्पीकर था। अब देखिए, कायदे आजम पहले पहले उसके प्रेसिडेंट थे, लेकिन वो भी चल बसे। उसके बाद मौलवी तमीजुद्दीन आया। मौलवी तमीजुद्दीन स्पीकर बना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। अगर सवाल पूछे आपसे हु वाज मौलवी तमीजुद्दीन, तो आपने कहना है कि ही वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। मौलवी तमीजुद्दीन ने क्या किया कि सिंध की कोर्ट में केस फाइल कर दिया गवर्नमेंट, किसके खिलाफ? मलिक गुलाम मोहम्मद के, कि हम मेहनत कर रहे हैं, एक चीज बनाई है और उसने खत्म कर दी। अब केस कोर्ट में गया, कोर्ट में गया, ठीक है। अब ये उस वक्त सिंध हाई कोर्ट नहीं थी, ये नोट कीजिएगा। उस वक्त सिंध हाई कोर्ट नहीं, चीफ कोर्ट थी। वहां से केस जो है ना वो जीत गया मौलवी तमीजुद्दीन। और जज साहब ने कहा मौलवी गुलाम मोहम्मद को कि सियाने बन जाएं, ये आपके पावर में नहीं है। क्यों पावर में नहीं है, ये भी बड़ी बात है कि तो किसके पावर में है ये आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आपके पावर में नहीं था कि आप इनको खत्म करें, घर बिठाएं, डिसॉल्व करें। लिहाजा इस असेंबली को फिर वापस ले आए 79 मेंबर्स को। तो वो भी सियाना था, उसने केस की अपील की। ये डिसीजन इसका आया, इसने जाके अपील की फेडरल कोर्ट इस्लामाबाद में, ठीक है। आई थिंक उस वक्त इस्लामाबाद नहीं था या लाहौर था शायद। तो फेडरल कोर्ट, यानी कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, फेडरल कोर्ट थी। फेडरल कोर्ट में 5 जजेस ने इस फैसले की सुनाई की और फिर डिसीजन दिया। अब उस वक्त चीफ जस्टिस जो था, चीफ जस्टिस उस वक्त चीफ जस्टिस था, वो था मुनीर, मोहम्मद मुनीर। ये नोट कीजिएगा, मोहम्मद मुनीर, चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर। और 4 बंदे दूसरे जज साहिबान, उन्होंने जो फैसला दिया वो हुकूमत के हक में फैसला दिया, यानी कि गुलाम मोहम्मद के हक में। मौलवी तमीजुद्दीन को कहा कि आप गलत हैं, आप गलत हैं। ये बड़ी जो ना नाजायजी हुई थी मौलवी तमीजुद्दीन के साथ। लेकिन उन 5 जजेस में एक जज ने कहा था कि नहीं, मौलवी तमीजुद्दीन सही है। और वो जो जज था वो कोई पाकिस्तानी या फिर इंडियन नहीं था, वो ब्रिटिश जज था, इसलिए उसने हक की बात की। और वो जो ब्रिटिश था जिसने जो डिसीजन है वो उसके हक में दिया, उसका नाम था AR कॉर्निलियस, CORNELIUS, AR कॉर्निलियस। उसने कहा कि ये है उसमें। अब सवाल आता है कि वो डिसीजन जो है वो जजमेंट वाली डिसीजन डेट कब थी? 21 मार्च, 21 मार्च 1955। 21 मार्च 1955 को जो है वो जजमेंट आई, फैसला डिसीजन सुनाया गया, जिसमें मौलवी तमीजुद्दीन केस फिर से हार गया। अब ये हार गया है तो अब फॉर्मेशन ऑफ द सेकंड, पहली असेंबली को तो आपने घर में बिठा दिया, अब दूसरी बनाए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो फिर मलिक गुलाम मोहम्मद ने दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई। कब बनाई, तारीख ये आता है सवाल।
28 मई 1955 को बनाई। ठीक है, इसमें कितने मेंबर थे? 80। पहले वाली में कितने थे? 79। इसमें 80 मेंबर्स थे। पहले वाली में दो वुमेन भी, खातून भी थी, लेकिन इसमें वुमेन खातून नहीं थी, कोई भी नहीं, चाहे वो घर के काम करें खवातीन। तो ये था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट और सेकंड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। सेकंड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने मेहनत की, बहुत मेहनत की, और एक बिल आखिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन अता किया। अब देखें, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने जब लिखा, पहला पहला ड्राफ्ट लिखा और उसे असेंबली में लेके आए। किस डेट पे असेंबली में लेके आए? 9 जनवरी, 9 जनवरी 1956 को ये पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का किस में आया? नेशनल असेंबली में, यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उसमें पेश किया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने उसको देखा कि ये जो बना के आए सही है, ठीक है, कोई गलती है वगैरह है। फिर उन्होंने ओके किया, यानी कि पास किया 29 फरवरी को, 29 फरवरी 1956 को। ठीक है, अब उस पर साइन किया, सिग्नेचर किया, किसने? गवर्नर जनरल ने। किस डेट पे? 2 मार्च पे। ये डेटें, तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो ये कम से कम आप ये नोट कीजिए, 29 फरवरी 1956 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने पास किया हमारा पहला पहला कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नर जनरल ने उस पर सही की, सिग्नेचर की 2 मार्च को। और जब सारे पाकिस्तान में इन्फोर्स किया कि अब ये कानून प्रिवेल करेगा हर जगह, ये अब जाएं हर एक को ये कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई करें, वो हुआ हमारा 23 मार्च, 23 मार्च 1956 को। तो इसके साथ आप लोगों को मुबारक हो, कोई हमको पहला पहला कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया। पाकिस्तान बना था 1947 में और कॉन्स्टिट्यूशन मिल रहा है 1956 में। कितने सालों का गैप है? 9 इयर्स। 9 सालों के बाद हमें पहला पहला कॉन्स्टिट्यूशन मिला, तो मुबारक हो आप लोगों को। अब पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956 वाला आया, उसमें कितने आर्टिकल थे? 234 आर्टिकल थे। पार्ट्स, यानी कि पार्ट्स आप देखेंगे, चैप्टर्स वगैरह, तो कितने थे? 6 थे। उसमें शेड्यूल कितने हैं? तो शेड्यूल भी 6 थे। आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा कि हर किताब के आखिर में, लॉ की किताब में कुछ शेड्यूल्स होते हैं, जिसमें कोई फॉर्मेट होता है किसी एप्लीकेशन का, या फिर टेबल होती है। तो इस तरह से ये सवाल आते हैं, आप इसको हल्का ना लीजिएगा कि पाकिस्तान के 1956 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल थे, 1962 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल थे, 1973 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल थे। तो इस तरह के सवाल आते हैं। अब इनफोर्स, यानी कि अप्लाई किया गया सारे पाकिस्तान में, कब? 23 मार्च 1956 को। ये हमें मिल गया पहला पहला कॉन्स्टिट्यूशन। ये पहले की बात। उसके बाद ये पहला, फिर कोई फौजी आया, इस कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म किया, और फिर फौजी भाई ने नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया 1962 में। उसमें आर्टिकल थे टोटल कितने? 250। और चैप्टर्स, पार्ट्स कितने थे? 3। शेड्यूल भी 3 थे। और वो कब अप्लाई किया गया पाकिस्तान में, इन्फोर्स किया गया? 8 जून 1962 है ये, 1962। उसके बाद फिर ये इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी खत्म किया गया। फिर नया कॉन्स्टिट्यूशन आया 1973 में, जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने। 1973 में जो कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसमें आर्टिकल कितने थे? 280। पार्ट्स कितने थे? 7। शेड्यूल्स 7। और कब ये अप्लाई किया गया? 14 अगस्त 1973 को। अब इनमें जो आर्टिकल्स और इनफोर्स शेड्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें ना, पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956, आर्टिकल कम है 234, फिर कुछ बढ़ रहे हैं, 250 हो गए, फिर 280 हो गए। तो इस तरह से आपने
याद करना है। यहाँ पे शेड्यूल पहले 6, फिर उसका हाफ 3, फिर 7, ये बाकी 23 मार्च, ये तो 14 अगस्त से हम आजादी मनाते हैं तो ये याद होगा। फिर 8 जून। तो इसमें से आपका एक एमसीक्यू लाजमी आएगा ये इस टेबल में से, नोट कीजिएगा। अब हम जस्ट 1962 1956 वाले कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं और आज का फिर क्लास जो है वो खत्म करते हैं। अब पाकिस्तान को पहला पहला कॉन्स्टिट्यूशन मिला, कब बन मिला? 1956 में। आफ्टर 9 इयर्स, 9 सालों के बाद पाकिस्तान को पहला कॉन्स्टिट्यूशन मिला। पाकिस्तान बिकेम द रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसका क्या मतलब है? अब देखें, ये बात मेरी गौर से सुनिएगा। 1956, इससे पहले हम मुकम्मल आजाद नहीं थे। हमारे ऊपर जो किंग है ब्रिटिश वाला, वो अभी भी किंग था, और उस किंग के नीचे था गवर्नर जनरल, जो कि पहला कायदे आजम बना, फिर ख्वाजा नाजिमुद्दीन बना, फिर मलिक गुलाम मोहम्मद बना, उसके बाद इस्कंदर मिर्जा बना। तो ये 4 गवर्नर जनरल पाकिस्तान के रहे हैं, उसके बाद ये पोस्ट खत्म की गई। यानी कि 1956 तक हम जो थे अभी भी अंग्रेजों के अंडर थे। लेकिन ये था कि जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना लेंगे तो वो फिर आप उसमें से निकल आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, अब रिपब्लिक यानी कि लोगों की हुकूमत, यानी कि जमहूरी हुकूमत। तो अब हम बन गए जमहूरी हुकूमत, और जो ये किंग के नीचे गवर्नर था, गवर्नर जनरल, उसको खत्म किया गया। अब कि ये नहीं होगा। अब कौन होगा? अब प्रेसिडेंट होगा हमारा अपना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेसिडेंट की पोस्ट कब खत्म की गई, गवर्नर जनरल की पोस्ट पाकिस्तान में कब खत्म की गई थी, तो आप कहेंगे 1956 में। ठीक है। किस तारीख पे? 23 मार्च, जिस पे कॉन्स्टिट्यूशन आया। कॉन्स्टिट्यूशन 23 मार्च पे आया ना 1956 को। तो उसी तारीख पे गवर्नर जनरल की सीट, जो पोस्ट थी, खत्म। अब प्रेसिडेंट बन गया। अब जब ये पोस्ट खत्म हो रही है, तो उस वक्त गवर्नर जनरल जो था वो था इस्कंदर मिर्जा। इस्कंदर मिर्जा। अब ये पोस्ट की गई खत्म। अब पोस्ट क्रिएट की गई प्रेसिडेंट की। तो भाई बंदा तो वही था, नाम बस यहाँ पे गवर्नर जनरल था। 23 मार्च के बाद उसको कहा गया प्रेसिडेंट, यानी कि यहाँ भी वही बंदा। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट कौन था, तो आपने कहना है इस्कंदर मिर्जा। इस्कंदर मिर्जा। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि पाकिस्तान का आखिरी लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, तो आप वो भी कहेंगे इस्कंदर मिर्जा। तो ये हो गए। अब फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे 1956 वाले के कॉन्स्टिट्यूशन के? ठीक है। पहले तो ये यूनिकेमरल था। यूनिकेमरल यानी कि जैसे इसमें सेनेट नहीं थी, जैसे अभी हमारे पास यूनिकेमरल यानी कि हाउसेस। यूनि यानी कि एक, कैमरल एक हाउस वाला। एक होता है सेनेट, दूसरी होती है नेशनल असेंबली। सेनेट और नेशनल असेंबली को मिला के कहा जाता है पार्लियामेंट। ठीक है। उसको मिला के कहा जाता है पार्लियामेंट। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्लियामेंट वाला सिस्टम नहीं था। ठीक है। ये कि वो अच्छा, सेनेट वाला नहीं था। ठीक है, सेनेट वाला यानी कि एक हाउस था सिर्फ, नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली के कितने मेंबर होंगे? 300। 150 यहाँ का, 150 वहां का। और इसमें 10 वुमेन भी ऐड की गई थी, 5 खवातीन यहाँ के पाकिस्तान की, 5 बंगालियों की। तो टोटल 310 हो गए। ये यूनिकेमरल था। उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल लैंग्वेजेस, कौमी जबान कौन थी? एक उर्दू, दूसरी बंगाली, बंगालियों को भी राजी किया हमने। उर्दू और बंगाली जो थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन 1956 वाले में दो कौमी जबानें हुई। और इसमें कहा गया कि प्रेसिडेंट जो होगा
उसकी कम से कम एज 40 ईयर्स होगी। 40 ईयर्स कम से कम एज वाला जो बंदा होगा उसको ही हम प्रेसिडेंट बनाएंगे। ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था ये 2.5 सालों तक, 1.5 2.5 सालों तक चला। उसके बाद ये इस्कंदर मिर्जा ने ही इसको खत्म किया। इस्कंदर मिर्जा ने, जनरल फौजी भाई, जनरल अयूब, जनरल अयूब के कहने पे इसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म किया। किस डेट पे खत्म किया? 7 अक्टूबर 1958 को। ये डेट नोट कीजिएगा, 7 अक्टूबर 1958। और इसी से लग गया मार्शल लॉ। मार्शल लॉ, मार्शल लॉ यानी कि क्या? मार्शल लॉ यानी कि फौजियों की हुकूमत। अब क्या जमहूरियत या क्या वो मार्शल लॉ हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन खत्म। अब जैसे वो जनरल अयूब चाहेंगे ऐसा ही होगा। जनरल अयूब कौन था? फौजी भाई था। ठीक है। तो पाकिस्तान में 3 मार्शल लॉ लगी हैं। पहली पहली मार्शल लॉ 7 अक्टूबर 1958 को किसने लगाई? जनरल अयूब ने। ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम उसमें 1962 वाला कॉन्स्टिट्यूशन और 1973 वाला कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। थैंक यू।